एंड एजुकेटर्स वेलकम यू ऑल। ये हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसमें हम सबसे पहले सेल बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सेल कंप्लीट हो चुका है। उसके 20 MCQ वाला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो अभी जा कर के देख सकते हैं। सेकेंड वीडियो है सेकेंड टॉपिक पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ MCQs देखेंगे जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द लेटेस्ट मॉडल फ्रॉम द फॉलोइंग मॉडल्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? A. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, B. रॉबर्टसन मॉडल, C. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल and D. none of the above. So answer will be A. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताने के लिए या समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे। उनमें से इंपॉर्टेंट है लिपिड एंड लिपिड बायलेयर मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि प्रोटीन लिपिड बायलेयर प्रोटीन को बताता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड डेनेली एंड डेवसन मॉडल। इनमें से सबसे लेटेस्ट मॉडल जिसको माना जाता है वो है ए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 1972 में प्रपोज किया गया था सबसे पहली बार। उसके बाद में इस मॉडल में बहुत सारे इवॉल्वमेंट हुए हैं, लेकिन फिर भी ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन देता है मेम्ब्रेन की, उसका स्ट्रक्चर बताता है और उसका बिहेवियर बताने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु गेव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बहुत सारे जो मॉडल्स हैं उनमें से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? A. C. क्रैमर एंड C. नगेली, B. J.D. रॉबर्टसन, C. सिंगर एंड निकलसन एंड D. डेनेली एंड डेवसन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या जो हाइपोथेसिस थी वो दी थी सिंगर एंड निकलसन ने, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर C। कब दी थी? ये दी थी अर्ली 1970s में। इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा है वो लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ A. सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज, B. फॉस्फोलिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, C. phospholipid and protein and D. phospholipid and hemicellulose. So answer will be C. phospholipid and protein. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकलसन ने 1972 में दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर धसे हुए या एम्बेडेड रूप से पाए जाते हैं। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इसमें दो तरीके के होते हैं, एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक मींस जो मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ पाए जाते हैं, और इंट्रिंसिक कौन से? जो कि मेम्ब्रेन में कंप्लीटली धसे हुए या एम्बेडेड पाए जाते हैं। तो प्रोटीन दो तरीके के हो गए हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, और आंसर होगा फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। 4, which of the following cell organelle is bounded by a single membrane? A. vacuole, B. Golgi apparatus, C. endoplasmic reticulum and D. all of the above. तो होगा D. all of the above. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती है? वैक्यूल्स मतलब रिक्तिका, लाइसोसोम्स, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं और ये केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन्स? A. गोल्जी कॉम्प्लेक्स, B. क्लोरोप्लास्ट, C. लाइसोसोम एंड D. पेरोक्सिसोम। सो आंसर विल बी B. क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती है? न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं और ये सभी केवल यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग नोन एज? A. एक्सोसाइटोसिस, B. एंडोसाइटोसिस, C. पिनोसाइटोसिस and D. फेगोसाइटोसिस। So correct answer is D. phagocytosis.
फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल उस आइटम से बाइंड होती है जिसे वो अंदर एनगल्फ करना चाहती है। फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस मेनली सेल वहां शो करती है जहां पर वो कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहती है, जैसे कि वायरसेस या इन्फेक्टेड सेल्स। Phagocytosis term was given by A. Strasburger, B. Haeckel, C. Huxley and D. Martinkoff. So answer will be D. Martinkoff. 1880 में रशियन बॉर्न जियोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलन मैटिनकॉफ ने टर्म फैगोसाइटोसिस इंट्रोड्यूस की थी। ये फैगोसाइटोसिस टर्म मोस्टली इम्यून सेल्स के लिए यूज की थी, जिसमें वो फॉरेन बॉडीज जैसे कि बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं, अपनी अंदर की तरफ ले लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल ड्रिंकिंग नोन एज ए पिनोसाइटोसिस, बी फैगोसाइटोसिस, सी एंडोसाइटोसिस एंड डी एक्सोसाइटोसिस। सो करेक्ट आंसर विल बी ए पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस दो वर्ड से मिलकर के बना है, पिनो एंड साइटोसिस। पिनो का मतलब होता है टू ड्रिंक, यानी कि अंदर की तरफ जो भी आपके फ्लूइड्स होते हैं उनको लेना। तो पिनोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल फ्लूइड्स को, जिसमें कि डिसॉल्व्ड स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उनको अपने अंदर की तरफ ले लेती है। सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होती है और छोटे छोटे से पॉकेट्स बना लेती है जिसमें सेलुलर फ्लूइड और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस कैप्चर हो जाते हैं और वहां इकट्ठे हो जाते हैं। नंबर 9, व्हाट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल मेम्ब्रेन? ए अमाइनो एसिड रेगुलेशन, बी फैट रेगुलेशन, सी ग्लूकोज रेगुलेशन एंड डी आयरन रेगुलेशन। सो आंसर विल बी डी आयरन रेगुलेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयरन चैनल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं और ये आयरन चैनल्स चार्ज्ड आयंस को अंदर और बाहर की तरफ मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिससे सेल के बाहर और अंदर की तरफ आराम से पैसेज बना सकें। नंबर 10, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ लिविंग सेल? ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो मटेरियल्स को लिविंग सेल के अंदर और बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है? A. Ribosomes, B. Cell membrane, C. Cell wall and D. Ribosome. So correct answer will be cell membrane. Cell membrane differentially या हम कह सकते हैं कि सेमी परमिएबल बैरियर की तरह काम करती है, जो कि इनर सेलुलर एनवायरनमेंट और आउटर सेलुलर एनवायरनमेंट मींस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अलग अलग करती है। ये कुछ ही मटेरियल्स को सेल के अंदर या बाहर आने जाने देती है। क्वेश्चन नंबर 11, एवरी लिविंग सेल हैज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी फूड वैक्यूल, सी क्लोरोप्लास्ट एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया। सो आंसर विल बी ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों? क्योंकि वैक्यूल्स केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लाज्मा लेमा इज द अदर टर्म फॉर ए सेल वॉल, बी मिडिल लैमेला, सी क्लोरोप्लास्ट एंड डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आंसर विल बी डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और इसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, हिस्टोरिकली ये प्लाज्मा लेमा के नाम से जानी जाती थी। ये एक ऐसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल के इंटीरियर को एक्सटीरियर मींस आउटसाइड एनवायरनमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से अलग करती है, सेपरेट करती है, और ये सेल को इसके एनवायरनमेंट से बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 13, the protoplasmic strands which connects two adjacent plant cells are called A. Desmosomes, B. Plasmodesmata, C. Tonofibrils and D. Spindle fibrils. So answer will be B. Plasmodesmata.
इंटरसेलुलर जंक्शंस फंजाई, प्लांट और एनिमल सेल का फीचर होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और अलग अलग तरीके की सेल्स में ये अलग अलग होते हैं। एनिमल सेल्स में इंटरसेलुलर जंक्शंस जो पाए जाते हैं उनमें टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस और डेस्मोसोम्स होते हैं। प्लांट सेल को कनेक्ट करने वाले जंक्शंस को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14. Who proposed the concept of unit membrane for triperiod structure of lipoproteins? A. Colliker, B. Bovett, C. Davison and Danieli, and D. Robertson. So answer will be D. Robertson. डेविड रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किया था। उनके अकॉर्डिंग सेलुलर मेम्ब्रेन्स सिमिलर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को कैरी करती है जिसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता है। नंबर 15. The best method to study the properties of integral membrane proteins in the plasma membrane. A. Atomic force microscopy. B. Freeze fracture analysis and electron microscopy. C. Cryoselectioning and electron microscopy. And D. All of the above. So answer will be B. Freeze fracture analysis and electron microscopy. Freeze fracture electron microscopy मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स जो कि मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं उनको एग्जामिन करने के लिए बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। इससे मेम्ब्रेन का एक यूनिक व्यू हमारे सामने आता है जो कि किसी और टेक्निक से थ्रू पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा ये जो भी मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले इंटरकैलेटेड प्रोटीन्स हैं या इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं उनकी डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को भी बताती है। क्वेश्चन नंबर 16. प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प इन A. फूड ट्रांसलोकेशन, B. मिनरल ट्रांसलोकेशन, C. ट्रांसलोकेशन ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स एंड D. ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी D. ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये फूड, मिनरल्स एंड फाइटोहॉर्मोन सभी का ट्रांसलोकेशन करते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17. आयन कैरियर्स आर प्रेजेंट इन A. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, B. सेल वॉल, C. न्यूक्लियस एंड D. सेलुलर स्पेस। सो आंसर विल बी A. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ये बहुत ही सिंपल है, इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये हम देख चुके हैं कि आयन कैरियर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जिसे कि प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18. आउट ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन अ सेल मेम्ब्रेन व्हाट इज ट्रू? A. लिपिड्स आर मैक्सिमम, B. कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्सिमम, C. lipids are minimum and D. carbohydrates are minimum. So answer will be D. carbohydrates are minimum. मोस्टली जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं उसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स बाय वेट 50% कैरी करते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स 5 से 10% मेम्ब्रेन मास का कंसिस्ट करता है। तो आंसर होगा डी, कार्बोहाइड्रेट सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। Number 19. Protein tubulin is not present in A. flagella, B. cilia, C. microtubules and D. plasma membrane. So answer will be D. plasma membrane. ट्यूबुलर ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन की पॉलीमर्स ही होती है जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं। इसके अलावा ट्यूबुलिन सीलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो इसमें से वो क्या नहीं बनाते? केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर होगा डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 20. केमिकल नेचर ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज A. स्टार्ची, B. शुगरी, C. प्रोटीनेसियस एंड D. फैटी एसिड्स।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनका नेचर क्या होता है? क्या वो स्टार्ची होते हैं, शुगरी होते हैं, या प्रोटीन नेचर के होते हैं, या फैटी एसिडिक होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, प्रोटीनेशियस, मीन्स वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। मेम्ब्रेन कैरियर मॉलिक्यूल्स ये इंपॉर्टेंट ट्रांस मेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस को सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर से मूव कराने में या उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल।